नमस्कार। चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है मराठा स्वराज्य की प्रशासनिक वास्तुकला की नींव। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं था, बल्कि एक ऐसा मास्टर क्लास था जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य को स्थिरता और समृद्धि दोनों दी। इसकी शुरुआत हम एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक मराठी कविता से करते हैं। प्रधान, अमात्य, सचिव, मंत्री, सुमंत, न्यायाधीश, धर्मशास्त्री, सेनापति, राजा के 8 मंत्री। सोचिए, ये सिर्फ कोई आम पंक्तियां नहीं हैं। ये हमें बताती हैं कि कैसे उस समय का पूरा प्रशासन इन 8 महत्वपूर्ण स्तंभों पर टिका हुआ था। अब इस पूरे स्वराज्य को गहराई से समझने के लिए हम इसे इन 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, स्वराज्य का निर्माण। दूसरा, 8 मंत्रियों की परिषद। तीसरा, भूमि और समुद्री रक्षा। चौथा हिस्सा होगा किलेबंदी और गुप्तचर विभाग। और आखिर में 5वां, नागरिक प्रशासन और न्याय। तो आइए पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। स्वराज्य का निर्माण, सर्वोच्च दृष्टिकोण। अगर हम उस समय के हालात देखें तो इस राज्य की स्थापना सिर्फ इसलिए नहीं हुई थी कि राज्य की सीमाएं बढ़ाई जाएं, बल्कि ये उन लगातार आ रहे बाहरी संकटों का एक परमानेंट सॉल्यूशन था। देखिए, इस साम्राज्य का असली मकसद सिर्फ युद्ध जीतना या नए इलाके कब्जाना बिल्कुल नहीं था। इसके पीछे की सोच बहुत गहरी थी। इसका लक्ष्य था एक ऐसा सुसंगठित प्रशासन तैयार करना जहां प्रजा खुश रहे, सुरक्षित रहे, जहां हर धर्म के पूजा स्थलों की रक्षा हो सके। आसान शब्दों में कहें तो एक ऐसा मजबूत और लचीला सिस्टम बनाना जो बाहर से आने वाले किसी भी बड़े से बड़े खतरे को झेल सके। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, 8 मंत्रियों की परिषद, जिसे हम कार्यकारी ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। और सच मानिए, ये हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है। ये जो अष्टप्रधान मंडल था ना, ये आज के जमाने की किसी मॉडर्न प्रेसिडेंशियल कैबिनेट की तरह ही काम करता था। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 8 अलग-अलग मंत्री नियुक्त किए गए थे। वित्त यानी फाइनेंस से लेकर विदेशी संबंधों तक सबके पास अपना एक अलग डिपार्टमेंट था। लेकिन इसमें सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? न्यायाधीश और धार्मिक मामलों के पंडितराव को छोड़ दें तो बाकी के 6 मंत्रियों से यह साफ उम्मीद की जाती थी कि अगर जरूरत पड़ी तो वे युद्ध के मैदान में भी अपनी सेना का नेतृत्व करेंगे। है ना कमाल की बात? और एक जो सबसे बड़ा, एकदम क्रांतिकारी बदलाव किया गया था, वो था वेतन का तरीका। मध्यकालीन युग में क्या होता था? काम के बदले जमीन या जागीर दे दी जाती थी। लेकिन यहां इस पुरानी सामंती प्रथा को पूरी तरह से उखाड़ फेंका गया। मंत्रियों को उनकी योग्यता के आधार पर मोतियों की तरह परखा जाता था और उन्हें सिर्फ नगद वेतन यानी कैश सैलरी दी जाती थी। प्रशासन के अंदर भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का यह एक जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक था। चलिए अब तीसरे भाग की तरफ रुख करते हैं, भूमि और समुद्री रक्षा, जो असल में स्वराज्य की ढाल थी। यहां सैन्य ढांचे को इतनी बारीकी से बुना गया था कि कोई भी हैरान रह जाए। सेना में सरनोबत के नेतृत्व में पैदल सेना तो थी ही, लेकिन इनकी घुड़सवार सेना का मैनेजमेंट बहुत ही शानदार था। घुड़सवार सेना 2 हिस्सों में बटी थी, जो खर्च और संसाधनों को बैलेंस करने का बेहतरीन तरीका था। एक तरफ थे बारगीर, जो पूरी तरह से राज्य के कर्मचारी थे। उन्हें राज्य की तरफ से ही घोड़े और हथियार मिलते थे और हर महीने फिक्स सैलरी दी जाती थी। और दूसरी तरफ थे शिलेदार। ये लोग फ्रीलांसर या कॉन्ट्रैक्टर्स की तरह थे, जो अपने घोड़े और हथियार खुद लाते थे और उन्हें सिर्फ खास अभियानों के हिसाब से पेमेंट मिलती थी। जरा सोचिए, उस समय में क्या कमाल की लॉजिस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी थी। इसके अलावा सेना का अनुशासन ऐसा था जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। शराब पीने पर सख्त पाबंदी थी, प्रजा को परेशान करना या लूटपाट करना तो भूल ही जाइए, और हाँ, हर सैनिक को समय पर वेतन मिलने की पूरी गारंटी थी। इसी कड़े अनुशासन की वजह से इस सेना को महिलाओं के रक्षक के रूप में जाना गया और इसने एक बेहद सम्मानजनक मुकाम हासिल किया। अब बात करते हैं आरमार की। आरमार यानी युद्धपोतों का एक विशाल बेड़ा। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये पहली मध्यकालीन भारतीय नौसेना की नींव थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को यूं ही भारतीय नौसेना का जनक नहीं कहा जाता। उन्होंने सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग जैसे अभेद्य समुद्री किले बनवाकर एक ऐसा विजन सेट किया जो उस समय किसी और ने सोचा तक नहीं था। पर इस नौसेना की जरूरत ही क्यों पड़ी? जवाब बहुत साफ था। समुद्र की तरफ से आने वाले खतरे लगातार बढ़ रहे थे। सिद्धी, पुर्तगाली और अंग्रेज। इन विदेशी ताकतों को भांपने और उनका डटकर मुकाबला करने के लिए एक बहुत ही असाधारण और रणनीतिक दूरदृष्टि की जरूरत थी। और यही सोच आरमार के निर्माण की सबसे बड़ी वजह बनी। हमारा चौथा भाग है किलेबंदी और गुप्तचर विभाग।
राज्य की आंखें और दीवारें। ये वो फिजिकल और इंफॉर्मेशनल आर्किटेक्चर था जिसने हमेशा इस साम्राज्य को अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रखा। 300। जी हां, इस संख्या को जरा दिमाग में बैठा लीजिए। लगभग 300 किलो का निर्माण करना, उनमें भारी सुरक्षा रखना और उन्हें मेंटेन करना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ये अपने आप में एक ऐसा लॉजिस्टिक चमत्कार था जो इस साम्राज्य की विशालता को चीख चीख कर बयां करता है। इन किलों को चलाने का सिस्टम भी गजब का था। हर एक किले की जिम्मेदारी 3 मुख्य अधिकारियों पर होती थी। किलेदार यानी कमांडेंट, सबनेस यानी अकाउंटेंट या प्रशासक, और कारखानेस जो रसद और सप्लाई के प्रमुख थे। ये तीनों मिलकर काम करते थे ताकि किले के ऑपरेशंस पर सख्त कंट्रोल रहे और किसी भी तरह की हेराफेरी या संसाधनों की बर्बादी ना हो पाए। और अगर हम बात करें खुफिया विभाग की, तो ये बिल्कुल आज की किसी टॉप सीक्रेट एजेंसी जैसा था। बहिर्जी नाइक के नेतृत्व में इनका खुफिया नेटवर्क इतना तगड़ा था कि युद्ध के मैदान में एक भी तलवार खींचने से पहले दुश्मन की एक एक कमजोरी का सटीक डेटा इकट्ठा कर लिया जाता था। सूरज जैसे सफल अभियानों के पीछे इसी सटीक पूर्व सूचना का सबसे बड़ा हाथ था। आखिर में आते हैं हमारे 5वें भाग पर, नागरिक प्रशासन और न्याय, जमीनी स्तर पर व्यवस्था। ये वो सिस्टम था जिसने राज्य के अंदर पूरी तरह से शांति और व्यवस्था बनाए रखी। इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लो था वो ऊपर से नीचे तक एकदम क्लियर कट था। पूरा स्वराज 12 सूबों या प्रांतों में बटा था। हर सूबे के नीचे परगना यानी जिले होते थे और परगनों के नीचे होते थे स्थानीय गांव। सोचिए, ये टॉप टू बॉटम फ्लो इतना प्रभावी था कि राजा का कोई भी फरमान देश के सबसे ऊंचे पद से निकलकर सीधे हर एक छोटे से छोटे गांव तक बहुत ही स्मूथली पहुंच जाता था। और इस प्रशासन की सबसे खूबसूरत बात क्या थी? इसकी धर्मनिरपेक्षता। हिंदू और मुसलमान के बीच शून्य भेदभाव, यानी बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं। किसी भी व्यक्ति को उसकी धार्मिक पृष्ठभूमि देखकर काम नहीं दिया जाता था। पद और जिम्मेदारियां सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर निर्भर करती थी, आपकी योग्यता। अगर आप में टैलेंट है तो वो पद आपका है। न्याय प्रणाली की बात करें तो उसमें कोई समझौता नहीं होता था। विश्वासघात के लिए कोई जगह नहीं थी। 0 टॉलरेंस। चाहे कोई बाहर का व्यक्ति हो या राज्य का कोई बहुत ही करीबी अंदरूनी अधिकारी, राजद्रोह की सजा सबके लिए एक जैसी और बहुत ही सख्त थी। इसी बिना किसी भेदभाव वाले अडिग न्याय ने पूरे राज्य को एक मजबूत डोर में बांधे रखा। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, 17वीं सदी में बनाया गया योग्यता, धर्मनिरपेक्षता और इंटेलिजेंस गैदरिंग का ये शानदार ब्लूप्रिंट आज के हमारे आधुनिक लोकतांत्रिक शासन के आदर्शों से कितना मेल खाता है। एक राज्य का ये वास्तुकला मॉडल अपने समय से सच में कितना आगे था? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।